विशेष रूप से मतलब हेल्थ के उन पहलुओं को छूते हैं और इस गहराई के साथ में छूते हैं कि अगर आपने इस विषय पे किसी से चर्चा की, किसी से बात किया, तो वो आपकी बातों को पूरी तरह से सुनेगा। तो ये जो टॉपिक है साथियों, ये बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसको बहुत गौर से सुनना है और सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जब तक हम उसको लिखते नहीं है वो चीज याद नहीं होता है। जब हम एक बार उसको लिख लेते हैं तो फिर वो हमारे माइंड में वो चला जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज को अगर याद करना है तो उसको आप लिख लो। तो निश्चित रूप से सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है। और चूंकि समय हो गया है, तो आप सबकी जोरदार ताली के बीच में हम इनवाइट करेंगे मनोज सर को। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और उपस्थित आप सभी नए भारत के निर्माताओं का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जैसा कि हम लोग काफी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि सीखने वाले लोगों का संख्या थोड़ा सा कम होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा सीखने का सब्जेक्ट जो है वो उबाऊ होता है। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा है कि कई बार हम लोग मेच्योर्ड एज में, अभी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इस स्टेट में नहीं पहुंची है कि हमारे यूथ यानी हमारे जेनजी इसको आगे बढ़ के अपना सकें। तो अक्सर लोग मेच्योर्ड एज, मतलब 30 35 40 जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो एक विकल्प के रूप में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को अपनाते हैं। अभी माहौल उतना अच्छा नहीं है लेकिन अब बनता जा रहा है। तो इस पोजीशन में एक हम लोग डायलॉग मारते हैं बचपन से कि अब हमारा उम्र पढ़ने लिखने का थोड़े रहा। तो अपने माइंड को हम लॉक कर देते हैं। तो चलिए, इसी वातावरण में हमें जंग लड़ना है। जिस दिन हमने जेनजी को ये दिखा दिया कि इसमें इतना ब्राइट फ्यूचर है, इतना अच्छा सेवा का काम है, मैं तो सीधा कहता हूं कि आज नो डाउट राजनीति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं, या हम जो राजनीति कर रहे हैं वो किसी राजनीतिज्ञ के बस की बात ही नहीं है कि हम जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति पर वो काम करे। ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम वाला ही कर सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में किसी चीज की आवश्यकता है तो हेल्थ के लिए जंतर मंतर पर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। आधी आबादी तो बीमार हो चुकी है। अब क्या करेंगे? अब किस दिन का इंतजार करेंगे? हर शहर में, हर वार्ड में, आज के परिवेश में एक लैब होना चाहिए जहां हम कोई भी सामान खरीदें तो हम चेक करवा सकें कि ये इसका क्वालिटी ठीक है या नहीं है। ये अधिकार होना ही चाहिए। जो अभी हालात है मार्केट में, आप आरसीएम की बात छोड़ के यदि सोचें तो एक इंसान अगर मार्केट से खरीदना चाहे तो क्या खरीदेगा और क्या नहीं खरीदेगा, सोच के देखिए आप। तो हिल जाता है इंसान भीतर से कि क्या लें और क्या नहीं लें। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज हमारा बहुत शानदार टॉपिक है। सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे कि आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं या काम चलाऊ जानना चाहते हैं, शॉर्टकट में जानना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा विस्तार से समझने में वक्त लगेगा, लेकिन नो डाउट आप इसके बिल्कुल सर, मास्टर होंगे। बिल्कुल सर, विस्तार से जानना है और बिल्कुल कोई बात नहीं है, दो चार एपिसोड ज्यादा बनेंगे और क्या होगा। थैंक यू सर। तो सबसे पहला निवेदन कि हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, पीछे भी डिस्कस किए हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, ये राइस का कंसेप्ट है। और आरसीएम हेल्थ ऐप डाउनलोड करना और करवाना एक हमारे, मतलब इस अभियान का सबसे प्रमुख काम होना चाहिए। हेल्थ ऐप हमारा एक ऐसा हथियार है, इसी के माध्यम से हम हिंदुस्तान को रोग मुक्त कर सकते हैं। और उसमें जो टिप्स दिया गया है, जो जानकारी दी गई है, उसी के डीपर लेवल में हम लोग जाने का कोशिश करते हैं। तो हेल्थ ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। जैसा हम सभी साथी जानते हैं
कि हमारा हेल्थ 4 पिलर पर खड़ा है। आर्थोरूटीन, जैसा सर के पीछे लगा हुआ है राइस, तो आर्थोरूटीन, जिस पर हम लोगों ने काफी डीपली चर्चा की है। इनटेक आज हमारा सब्जेक्ट है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बाहर से जो हम लेते हैं लिक्विड के रूप में या ठोस आहार के रूप में, वो हमारे हेल्थ पर 25% प्रभाव डालता है, 25% का हिस्सेदार है। फिर हम लोग सप्लीमेंट पर बात करेंगे और फिर हम लोग इमोशनल हेल्थ पर बात करेंगे। तो आज हम सेकेंड पिलर को जानने वाले हैं, इनटेक, यानी आहार एवं जल। तो मोटा मोटा जानकारी अगर दे दें तो कुछ चीज को जो समझना जरूरी है वो ये है कि आहार में मुख्यतः जो हमारा भोजन का इंग्रेडिएंट है बॉडी के लिए, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर। ये हमारा मुख्य और प्रोटीन, ये हमारा मुख्य घटक है जो हमारे भोजन में अवेलेबल होना चाहिए। सो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हम लोग फैट जितना लेना चाहिए उतना लेते हैं या उससे अधिक भी ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जितना लेना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हम ले लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बाकी कुछ चीज तो हमारा बॉडी बना लेती है, लेकिन मिनरल और विटामिन, ये दो चीज ऐसा है जो हमारा शरीर नहीं बना पाती है किसी भी स्थिति में। बाकी सभी चीज हमारा बॉडी बना लेती है, कैसे न कैसे थोड़ा जुगाड़ से कर लेती है। अगर हम उसको अच्छा सपोर्ट दें तो और अच्छा बनाती है। लेकिन दो चीज हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं बनता है, मिनरल और विटामिन। अपवाद में विटामिन डी हमारे शरीर में धूप की उपस्थिति से बनता है। अपवाद में विटामिन B12, ये हमारे गट में जो आंत है हमारा, उसके बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B12 बनता है, ये अपवाद है। और एक विटामिन K है, ये हमारे बॉडी में बनता है सही वातावरण देने के बाद। इसके अलावा कोई भी विटामिन और कोई भी मिनरल हमारे बॉडी में नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट का महत्व देते हैं, और ये 25% का पिलर हमारे हेल्थ का है, एस, जो हम लोग अगला टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। सो विटामिन हमारे भोजन से मिलता है, और अक्सर मिनरल जो है वो पानी के माध्यम से मिलता है। इसलिए आज के समय में ये जानकारी दी जाती है कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। आरओ का पानी पीने से हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है। पानी एसिडिक और अल्कलाइन के लेवल को अगर देखा जाए तो मिनरल रिच वाटर जो है वो अल्कलाइन होता है, और मिनरल लेस जो वाटर है जिसे मिनरल निकाल दिया जाता है, तो वो जो पानी है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक जोन में जब हमारा बॉडी जाता है तभी बीमार पड़ता है। यदि हम अपने शरीर के अल्कलाइनिटी को मेंटेन रखें तो हम कैंसर जैसे बीमारी से भी विदाउट मेडिसिन हम रिवर्स कर सकते हैं, उबर सकते हैं। डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, बीपी को रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ एक एसिडिक से हम अल्कलाइन में अपने बॉडी को शिफ्ट कर दें। तो जो आरओ है ये थोड़ा सा इस जगह पर हानिकारक है। अगर मजबूरी है आरओ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीडीएस को जानना पड़ेगा और टीडीएस को कंट्रोल करना पड़ेगा। टीडीएस इतना कम नहीं रखना है हमको, टीडीएस मीटर से चेक करके, कि उसमें जो मिनरल है वो रुक जाए। मतलब जब वो फिल्टराइज होने लगे तो उसमें जो मिनरल आता है हमारे बॉडी को, वो मिनरल आना बंद हो जाए। इतना टीडीएस रखना है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या आगे हम लोग इस पर किसी स्पेशल क्लास में इस पर जानकारी ले लेंगे। सो मिनरल का जो मेन स्रोत है वो हमारा जल है, पानी है। और बाकी सभी चीज जो इधर बचा वो हमारे आहार के माध्यम से ही हमारे बॉडी में आता है। बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है। इधर सपोर्ट देते हैं, वातावरण देते हैं। जीवन शैली संबंधित बीमारी के बारे में यही कहा जाता है कि ये दवा से ठीक नहीं हो सकता, और नहीं हो रहा है। आज बीपी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, आज डायबिटीज दवा से ठीक नहीं हो रहा है। यानी जितना भी जीवन शैली संबंधित बीमारी है ये मेंटेन हो सकता है,
मेडिसिन से। अगर रिवर्स करना है तो बिना लाइफस्टाइल में बदलाव लाए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और यदि लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए कोई भी इंसान तैयार हो जाए तो 100% ये रिवर्स हो सकता है। आगे आने वाले समय में ये राइस का सिद्धांत कितना बड़ा हिंदुस्तान में चमत्कार करेगा, ये समय बताएगा आपको। इतना ये जबरदस्त चीज है। तो आहार और जल मोटा मोटा यही सिस्टम है। थोड़ा सा अगर देखें तो टीसी सर भी कहते हैं गुरुकुल में कि 100 ईयर का क्लब हम लोग बनाएंगे। मतलब आज उनका सपना यही है कि हिंदुस्तान के लोग 100 साल जिए, और वो भी 100 साल जिए तो स्वस्थ जीवन जिए, फिट जीवन जिए, दवाओं का सहारा लेना नहीं पड़े ऐसा। और हर दिन आजकल गुरुकुल के मेडिटेशन के बाद 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जो समय बचता है उसमें हेल्थ संबंधी छोटा छोटा जो चाहिए अपने जीवन शैली में जो बदलाव चाहिए उस पर रोज बातचीत होती है। सो पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 7 ऐसा सिविलाइजेशन है अलग अलग कंट्री में जहां आज भी लोग 100 साल जीते हैं। और इस सारे जगह को ब्लू जोन कहा जाता है। हिंदुस्तान में भी एक जगह है, इंडिया में, इसको अंडमान निकोबार समूह में इसको हुंजा बोलते हैं। हुंजा एक प्लेस है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो वहां आज भी 100 साल लोग जीते हैं। बाकी चाइना में एक जगह है, और आप जानते ही हैं कि जापान में ओकिनावा एक जगह है जहां लोग आज भी 100 साल जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं। और उसी पर बुक भी लिखा गया है जो बुक काफी पॉपुलर है। हाँ, गुरुकुल में भी कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है। सो हारा हाचीबू वगैरह वगैरह पर जो चर्चा है। बाकी ग्रीस में एक जगह है, इटली में एक जगह है, और इक्वाडोर। तो ये 7 ऐसे जगह हैं जहां आज भी लोग 100 साल जीते हैं। उन्हीं के जीवन जीने के तरीके के ऊपर रिसर्च करके ये राइस का कंसेप्ट हमारे और आपके बीच आया है। मतलब इस पर बहुत बड़ा रिसर्च है। तो यही सपना है आरसीएम का और खास करके टीसी सर का कि हमारे यहाँ 100 ईयर का क्लब बने, और उस क्लब में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आरसीएम के लोग हो। मतलब आरसीएम से लोग जुड़ना चाहे सिर्फ इसलिए कि हमें 100 साल स्वस्थ जीवन जीना है। ये सपना है, और इसी सपना को साकार करने के लिए ये हेल्थ ऐप और राइस का कंसेप्ट आया है। जो हमारा जीवन है उसमें हमारा कंट्रोल हमारे जन्म पर नहीं है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, किस राज्य में जन्म लेंगे, किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जीवन में वृद्धावस्था आएगा, ये हमारे जीवन में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम आए हैं तो जाएंगे, मृत्यु सभी लोगों की होगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम व्याधि से युक्त रहेंगे या व्याधि से मुक्त रहेंगे, यानी रोग मुक्त रहेंगे कि रोगी बन के जीवन जिएंगे, ये बिल्कुल और बिल्कुल हमारे हाथ में है। और इसको हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई तरीका इसको ठीक नहीं कर सकता है जब तक एक इंसान के भीतर ये इच्छा पैदा नहीं हो जाए कि हम रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। सो कई बार जब हमारे साथी जाते हैं फील्ड में और बातचीत करते हैं हेल्थ के संबंध में, तो सामने से सवाल आता है कि गारंटी है ठीक हो जाएगा। अरे गारंटी इस दुनिया में लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद कोई डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, हम कैसे गारंटी दे देंगे? तो हम हमारे सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मैं सीधा जवाब देता हूं कि गारंटी आपकी है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप स्वस्थ होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर अगला सवाल आता है कि समय कितना लगेगा। तो समय कितना लगेगा ये भी मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आपने कितना दिन दवा खाया है, कितना इंटरनल डैमेज हो चुका है, और आप कितना सिंसियरली राइस का पालन करते हैं या हेल्थ से संबंधित जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसका कितना गंभीरता से अनुशासन के साथ आप पालन करते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आपका समय कितना लगेगा। तो व्याधि हमेशा एक इंसान के हाथ में है कि हम स्वस्थ जीवन जीना और नहीं जीना, ये इंसान के हाथ में, हर आदमी के कंट्रोल में है। जन्म कंट्रोल में नहीं है,
बुढ़ापा कंट्रोल में नहीं है, डेथ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा और हमेशा इंसान के कंट्रोल में है। अगर देखें थोड़ा सा इतिहास पलट के, तो ये जो आप देख रहे हैं मिडिल, जो आज से 100 साल 125 साल पहले जो मिडिल एज कहा जाता है, ये ब्लू का जो आप देख रहे हैं लाइफ स्पेन और हेल्थ स्पेन, इसमें ये दिखाया गया है ब्लू का जो एरिया है ये हमारा हेल्थ स्पेन है, और रेड जो एरिया है ये हमारा हेल्थ स्पेन है, और ब्लू वाला हमारा लाइफ स्पेन है। मतलब जीवन की लंबाई आज से 100 साल 150 साल पहले लोगों का कम होता था, लेकिन उस कम जीवन के लंबाई में लाइफ स्पेन का मतलब है कि जीवन उम्र, मोटा मोटा उम्र, एज, हम कितना जीते हैं। तो ओवरऑल आज से 100 2 साल 200 साल पहले जो लोगों का जीवन था उसमें हेल्थ स्पेन ज्यादा था, यानी स्वस्थ जीवन ज्यादा था, और रेड जो है बीमारी का भाग आप देख रहे हैं वो कम होता था, यानी कम समय लोग हेल्थ के इशू से जूझते थे, ज्यादा समय उनका जो होता था वो हेल्दी लाइफ होता था। अभी के समय में थोड़ा हेल्थ लाइफ स्पेन बढ़ा है, नो डाउट, लोगों का उम्र बढ़ा है, लेकिन उस उम्र में जितना उम्र नहीं बढ़ा है उससे ज्यादा हेल्थ संबंधी चुनौतियां बढ़ी है। ये प्रेजेंट टाइम का ग्राफ है। अब देखिए कि डेंजर जोन, रेड जोन ऊपर में कितना है, छोटा सा है, तो कम बीमार पड़ते थे लोग कम समय के लिए। आज के समय में जीवन की लंबाई तो बढ़ी है, लेकिन हेल्थ की लंबाई घट गई है, यानी हेल्दी लाइफ नहीं है, कहीं ना कहीं हेल्थ स्पेन जो है वो लो हुआ है अभी के समय में। कहा जाता है, एक हिपोक्रेट्स हैं, बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं, बहुत बड़े लेखक रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने कहा कि बीमारी अचानक नहीं आती, ये प्रकृति के विरुद्ध किए गए छोटे छोटे दैनिक पापों से उत्पन्न होती है, यानी लाइफ स्टाइल के खराब होने से उत्पन्न होती है। जब पर्याप्त पाप संचित हो जाते हैं तब बीमारियां अचानक प्रकट हो जाती है। शरीर बहुत कंट्रोल करती है अपने आप में, जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर शरीर बीमार पड़ती है। थोड़ा सा क्योंकि हम लोग इनटेक पर बात कर रहे हैं तो फूड के मैकेनिज्म को समझते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो जो भोजन है वो हमारे मुंह में आता है, फिर यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर ये आहार नली होते हुए हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि 2 से 4 घंटा तक कोई भी भोजन आमाशय में ठहरता है, और आमाशय का काम है इसको पेस्ट बनाना, और पेस्ट हाईली एसिडिक जोन में बनता है, इसी को जठराग्नि बोलते हैं। तो अगर हम सुपाच्य खाना खाते हैं, सलाद खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, नेचुरल टाइप का भोजन करते हैं, तो 2 घंटा लगता है स्टमक में। और अगर ज्यादा तला भुना खाते हैं, ज्यादा तेल मसाला वाला खाते हैं, तो ये हमारे स्टमक में 4 घंटा रहता है। और जितना ज्यादा तला भुना या प्रोसेस फूड होगा उतना ज्यादा एसिड डिस्चार्ज करना पड़ेगा हमारे लीवर को और गोल ब्लाडर को, और तब जाके वो पेस्ट बनेगा। जब खाना पेस्ट बन जाता है तो ये आंत में जाता है, और आंत में जाके अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जितना भी उसमें मिनरल, विटामिन या प्रोटीन जो कुछ है वो वहां अवशोषित होता है आंत में, और लीवर में डिपोजिट होता है। लीवर हमारा कोठी है, हमारे घर में जो होता है स्टोर, तो लीवर हमारा स्टोर हाउस है। और फिर लीवर से ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे हर कोशिकाओं तक पोषण पहुंचता है। यही है हमारा फूड मैकेनिज्म। जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो इसी प्रोसेस से गुजरते हुए बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। और जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हर सेल में एक माइट्रोकोन्ड्रिया होता है, और ये माइट्रोकोन्ड्रिया एनर्जी ब्रेक करता है ग्लूकोज के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा और पानी के द्वारा। वहीं से कार्बन रिलीज होता है जो सांसों के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा फूड प्रोसेस है, एनर्जी यहीं से मिलता है, हमारा स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है। ये हमारा एक सेल है, और सेल में का ये बाहरी दीवार है पीला वाला, और इसी में ये ग्लूकोज इन करता है। और इस ग्लूकोज को इन करने के लिए हमारे पास इंसुलिन होना जरूरी है,
इंसुलिन नहीं होगा तो ये दरवाजा सेल का खुलेगा नहीं, और दरवाजा खुलेगा नहीं सेल का तो जो ग्लूकोज हमारे कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक होके जो बना है, वो जो ब्लड वेसल्स के द्वारा एनर्जी बनने के लिए हर सेल तक पहुंचता है, तो इंसुलिन नहीं होगा तो सेल का दरवाजा खुलेगा नहीं, तो ग्लूकोज खर्चा नहीं होगा। तो ये एक कारण है। सो ऐसे हमारा फूड मैकेनिज्म है पूरे बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन एक चीज समझना यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि आरसीएम का ही न्यूट्री चार्ज हम लोग क्यों प्रमोट करते हैं। एक चीज ये समझना बड़ा जरूरी है, प्रोसेस फूड क्यों ब्रेक करना पड़ता है। इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे आप तो आप समझ पाएंगे कि बाहर में जो केमिकल बेस जो भी सप्लीमेंट मिलता है, बॉडी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाती है। सिर्फ एक ही प्लेसिबो इफेक्ट है कि हम ये ले रहे हैं तो हमको फायदा कर रहा है, एक मानसिक जो इफेक्ट पड़ता है प्लेसिबो, वही एक फायदा है। बाकी वो टोटल का टोटल स्टूल से निकल जाता है। कैसे निकलता है इसको समझना बड़ा जरूरी है। और जो बताया जाता है हेल्थ ऐप की किसी भी डिजीज में कि खाने में सलाद का मात्रा बढ़ाना है, फल का मात्रा बढ़ाना है, ये सभी चीजें क्यों, क्या कारण है इसका, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि इसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। क्या सिस्टम है ऐसा, क्यों आरसीएम का न्यूट्री चार्ज ही लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। बाकी सभी ज्यादातर जो मार्केट में मिल रहे हैं वो केमिकल सोर्स से बने हुए हैं। मेडिसिन इसीलिए हमारे बॉडी में जो जाता है वो आधा ही काम कर पाता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार 5 mg का ब्लड प्रेशर का कोई टेबलेट खाता है तो 2-4 साल में 10 mg का खाना शुरू कर देता है। मेटफॉर्मिन यदि कोई ले रहा है एक टेबलेट डायबिटीज के लिए, तो 5 साल 4 साल 3 साल के बाद वो टेबलेट डबल हो जाता है, 2 टेबलेट लेना पड़ता है, तब जाके वो कंट्रोल होता है जो कंट्रोल एक टेबलेट में होता था। इस फूड मैकेनिज्म में हमारा सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा गहरा है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। आप जानते ही हैं कि हर सेल में एक डीएनए होता है और जीन्स होता है, और यहीं से जेनेटिक, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है कि भाग्य में लिखा होगा, तो ये भाग्य क्या है ये आज आपको जानने का मौका मिलेगा। किसी को कहते हैं कि आदत कैसे छूटता है, हमारा रंग रूप आकार कद काठी आंख का कलर बाल का कलर, ये सब चीज जेनेटिकली हम कैरी करते हैं, हजारों पीढ़ी का हम कैरी करते हैं। हमको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा, कैंसर होगा कि नहीं होगा, ये भी हम जेनेटिकली कैरी करते हैं, वंशानुक्रम वंशानुगत तौर पर। तो कैसे ये होता है इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलोपैथिक का कुछ ही समय में बार बार पावर क्यों बढ़ाना पड़ता है, दवा डबल क्यों करना पड़ता है, और क्यों हम रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ न्यूट्री चार्ज से ही का ही जो सप्लीमेंट है वही हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है और काम करेगा, बाकी सब पैसे की बर्बादी है, उससे कोई भी बेनिफिट हमारा बॉडी नहीं उठा पाता है, सिवाय इस बात के कि उसका प्लेसिबो इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। इस पूरे मैकेनिज्म को समझ जाएंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अगर इसको बहुत डीपली समझना है तो हमारा जो बॉडी है इसमें 12 सिस्टम काम करता है। 12 मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, ये पूरा का पूरा जो बॉडी है ये 12 सिस्टम 12 तंत्र इसके भीतर काम करते हैं। और इस तंत्र को चलाने के लिए 80 सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, इस तरीके से 80 ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर में जो 12 सिस्टम को चलाने में साथ देता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में 4 तरह के ऊतक हैं, टिश्यू हैं, और लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल है, कोशिका है। तो ये हमारा बॉडी का पूरा मैकेनिज्म है। अगर आप देखेंगे इस पिक्चर को सबसे नीचे, तो ये हमारा एक कोशिका है, और इस कोशिका में एक केंद्र होता है, जस्ट उसके दाएं साइड में जो दिखाया गया है ये कोशिका में हमारा केंद्र होता है। अब कोशिका कितना छोटा है और हमारा बॉडी का आप सिस्टम समझेंगे तो आपको वाकई जो कहा जाता है ना कि यत पिंडे कैसे कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है, यानी हम भी एक ब्रह्मांड ही हैं। तो
ये हमारा एक कोशिका है। 37.2 ट्रिलियन के आसपास हमारे शरीर में कोशिका है, और इसमें एक न्यूक्लियस है, केंद्र है, और इस केंद्र में 27 × 2 क्रोमोजोम है। 27 × 2, 27 जोड़ा क्रोमोजोम, जीव विज्ञान में मैट्रिक में पढ़ने को मिला होगा। और उसमें एक डीएनए है। ये डीएनए 2 मीटर लंबा होता है, और इस डीएनए में 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं। बहुत, मतलब आप सोचिए कैसा ऊपर वाला का कारीगरी है। जो कोशिका आंख से दिखाई नहीं देता है, उस कोशिका में केंद्र है, उसमें 27 × 2 27 जोड़ा क्रोमोजोम है, और उसके सेंटर में एक डीएनए है। ये डीएनए 2 मीटर लंबा है, और उस 2 मीटर के डीएनए में 20 से 25 हजार जीन्स हैं। और ये जीन्स वही है जो माँ और पिताजी के पूरे के खतियान को, याद को, हैबिट को लेके ट्रेवल करता है, और ये हजारों पीढ़ियों से हमारे भीतर आ रहा है। अगर इसके और भीतर जाएं तो इस एक जीन्स में जो 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं, इस एक डीएनए में, जान के आपको आश्चर्य होगा, 600 करोड़ कोड होते हैं। जेनेटिक कोड जो बोलते हैं, ये 600 करोड़ कोड है, और ये कोड 4 ही लेटर का होता है, ए, टी, सी और जी। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि मृत्यु के बाद, अभी एक अहमदाबाद में जो हवाई जहाज एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सभी लोग जल गए थे। तो बॉडी से पहचान नहीं हो पाया कि कौन आदमी कौन है। तो डीएनए टेस्ट करके पता चला कि कौन सा आदमी किस परिवार का है, और तब बॉडी सौंपा गया। तो डीएनए जो जांच होता है वो इसी 600 करोड़ जो लेटर है, ए और लेटर है, ए, टी, सी और जी, जेनेटिक कोड इसी को बोलते हैं। और ये किस सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस के आधार पर पकड़ा जाता है कि ये कौन से परिवार का है। जब हमारा जन्म होता है तो ये एक सेल माँ के अंडाणु से और एक सेल पिता के स्पर्म से, ये जाके हमारा जन्म वहीं से शुरू होता है। और वो जो शुरू होता है वहीं 27 × 2 क्रोमोजोम जाते हैं, लगभग 20 से 25 हजार जेनेटिक जाते हैं, जो वंशानुगत कहते हैं ना, हेरिडिटियस आदत, व्यवहार, सोच, कद काठी, ये बाल का रंग, आंख का रंग, ये सब चीज जो है, बीमारी कौन सा खानदानी आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये जो कैरी करते हैं हम हजारों पीढ़ी से, ये उसी समय चला जाता है एक बच्चे में, जब एक एक जोड़ा क्रोमोजोम दोनों तरफ से आता है, माँ और पिताजी से। और एक यदि डीएनए आया माँ से और एक डीएनए आया पिता से, तो 600 करोड़ कोड आ गया माँ का, और 600 करोड़ कोड आ गया पिताजी का, और इससे सीक्वेंस बना। और ये सीक्वेंस से हजारों पीढ़ी ऊपर, आज आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन पर बहस हो रहा था कि अफगानिस्तान के किसी लीडर ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा डीएनए इंडिया का डीएनए है। तो ये कंट्री वाइज डीएनए भी फाइंड आउट होता है, और ये सब डीएनए इसी ए, टी, सी और जी के सीक्वेंसिंग से होता है। और फिर गर्भ में जब बच्चा जाता है, एक एक दोनों तरफ से सेल आके, फिर ये फीटस बनता है, फिर फीटस से बेबी डेवलप होता है, और यही तय होता है कि उसका फिजिकल हालात क्या होगा, इमोशनल हालात क्या होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका जेनेटिक डिजीज ये कितना कैरी करेगा, कितना नहीं कैरी करेगा, ये सभी चीजें वहीं चला जाता है। जन्म कुंडली है ये हमारा। भाग्य यदि कहीं लिखा होता है तो वो यही है जो पुराने जमाने में कहा जाता है। और यदि एक सेल की बात करें तो 600 करोड़, और बाकी जो 37.2 ट्रिलियन सेल है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में देख लीजिए कितना लंबा है। इतना जेनेटिक कोड हमारे बॉडी में होता है, और ये कैरी करता है। ये खतियान है, हमारे वंशों का खतियान है। हजारों लाखों साल से जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, और हम जिस माँ बाप से होते हुए गुजरे हैं, यानी यदि हम यहाँ हैं तो हमारे माता और पिता से एक एक जीन आया, फिर जो हमारे माता हैं उनके माता पिता से एक एक जीन आया होगा, फिर जो हमारे पिता हैं उनके माता पिता से एक एक जीन आया होगा, फिर उनके दादा के जो माता पिता हैं उन दोनों से आया होगा। ऐसे लाखों हजारों पीढ़ी का पूरा ये जेनेटिक
आता है, इसी को वंशानुगत कहते हैं। इसको जानने के पीछे कारण क्या है ये हम आगे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। और इस टाइप से जेनेटिक कोड होता है, A T C और G, 4 ही लेटर है जेनेटिक कोड में, और ये एक सीक्वेंस बना होता है। हर आदमी का सीक्वेंस अलग अलग है। हालांकि अब विज्ञान यहां तक पहुंच गया है कि इस जेनेटिक कोड को पढ़ के आपके जीवन में ब्लड प्रेशर का रिस्क है कि डायबिटीज का रिस्क है कि कैंसर का रिस्क है, ये इससे पहले तो ये जाना जाता था कि हम किस खानदान के हैं। हाँ, ये भी जाना जाता था कि बच्चा का कद काठी क्या होगा, इमोशनल फिजिकल क्या हालात होगा। लेकिन अब के समय में मेडिकल सेक्टर में भी ये अब उपलब्ध हो चुका है, ये सुविधा हिंदुस्तान में भी, कि आपके इस जेनेटिक कोड को, पैटर्न को पढ़ लिया गया है इस तरीके से कि अब जीवन में किसको कौन सा बीमारी होगा, होने का संभावना है और कौन सा नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा अगर पिछले स्लाइड को आप देखेंगे तो इसमें जो कैरी करता है माँ और बाप से एक एक जो डीएनए, और उस डीएनए में जो 600 करोड़ कोड हैं, ये सभी कोड दो सेक्टर में होते हैं। एक है कि माँ का डोमिनेंट होगा या पिता का डोमिनेंट होगा। थोड़ा वो सब्जेक्ट डीप चला जाएगा, लेकिन सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा इशारा लेना है। यदि माँ का डोमिनेंट आया है डीएनए, तो माँ के साइड का जो बीमारी है वो ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि पिता से जो आया है वो खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन वो सिर्फ हम कैरी करेंगे। हो सकता है कि वो हेल्थ इशू हमारे में नहीं आए, लेकिन हम उसको कैरी कर रहे हैं और हम अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर दे सकते हैं। हमको नहीं हुआ, यानी हमारे पिताजी को भी डायबिटीज है और हमारे माताजी को डायबिटीज नहीं है, और हमारा जन्म हुआ, तो हो सकता है कि डोमिनेंट डीएनए अगर हमारे पिताजी से आया हो और पिताजी को डायबिटीज है, तो गारंटी है या ये एक तरीके से श्योर है कि हमको डायबिटीज होगा। लेकिन एक डीएनए तो माँ से भी आया है, तो माँ का अगर डोमिनेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर हमको भी नहीं होगा, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन नहीं होगा तो हमारे अगले पीढ़ी को भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको हम कैरी कर रहे हैं। वो कोड, जेनेटिक कोड भी हमारे भीतर है। हो सकता है कि वो हमको नहीं हो, हमारे बच्चे को हो जाए। तो थोड़ा सा डीप है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है इसको जानने की। सो अब आते हैं हम लोग जगह पर कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जनरली जो खाते हैं वो पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद जैसे ही आंत में जाता है, तो यहाँ मेडिकल साइंस में जब MBBS का कोर्स करता है कोई भी आदमी, तो उनको ये सिखाया जाता है हाफ लाइफ डोज। हाफ लाइफ डोज क्या है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि रोड पर ट्रैफिक है और उसमें कोई आतंकवादी घुसे, इससे बचने के लिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस है, चेक करता है कि कोई आतंकवादी शहर में न घुस जाए हथियार लेके, बम लेके, बारूद लेके, तो रोक के चेक करती है। लेकिन अगर रोड पर ट्रैफिक कम होगा तब तो ये ट्रैफिक पुलिस चेक कर लेगा। लेकिन रोड पर ट्रैफिक अगर ज्यादा हो, इस तरीके का हालात हो और ट्रैफिक पुलिस कम हो, तो चेक नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में बड़ा लंबा जाम लग जाएगा। यानी इसके शरीर में क्या विज्ञान है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब हम खाना खाते हैं और ये आंत में उतरने लगता है अवशोषण के लिए, तो यहाँ हमारे बॉडी का एक ट्रैफिक पुलिस है। क्या फैमिलियर है और क्या फैमिलियर नहीं है, वो यही चेक होता है। यानी कौन आतंकवादी है और कौन हमारा फैमिलियर है, ये यही चेक होता है। और वो चेक कैसे होता है, तो हमारे डीएनए में जो हजारों पीढ़ी से हमारे बाप दादा जो खाते आए हैं, उसका खतियान जेनेटिक कोड में, ये जो 600 करोड़ कोड है, उसके सीक्वेंस के आधार पर एक भाषा बनता है। जैसे 26 लेटर के अंग्रेजी से, ABCD से लेके जेड तक लेटर 26 ही है, लेकिन बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख दिया गया और उसको पढ़ के उसका अर्थ भी हम निकाल लेते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो जेनेटिक खतियान है उसमें 4 ही लेटर है, लेकिन उसी लेटर से शब्द बनता है और उसी से सीक्वेंस बनता है, और उसी सीक्वेंस को पढ़ के विभिन्न क्षेत्र में जो रिस्क है
उसको जाना जाता है। तो हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है इसको बहुत गहराई से समझना है कि अमाशय में पेस्ट बना, अब ये आंत में उतर रहा है और वहां से अवशोषित होगा, लेकिन उसी बीच में ट्रैफिक पुलिस है, और उस ट्रैफिक पुलिस को हमारे हजारों पीढ़ी में खाया जाने वाला जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, उसका खतियान, उसका जेनेटिक कोड उसको पढ़ा हुआ है। यानी उस ट्रैफिक पुलिस को मालूम है कि कौन सा आदमी आतंकवादी है, कौन सा बम पिस्तौल लेके जा रहा है, उसको मालूम है, तो वो वहीं से उसको रोक देगा। तो मेडिकल साइंस में जो ये सिखाया जाता है एमबीबीएस के कोर्स में, ये इसी को धोखा देने के लिए सिखाया जाता है। हाफ लाइफ डोज। हाफ लाइफ डोज का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में ट्रैफिक पुलिस यदि 5 है वहां, तो 5 को मालूम है कि 500 मिलीग्राम को ये रोक लेगा, तो हमेशा बॉडी को 1 ग्राम का दवा लिखा जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ट्रैफिक पुलिस इतना है कि 500 मिलीग्राम को पकड़ के स्टूल से बाहर निकाल देगा, बाहर ठेल के बाहर निकाल देगा, रोक लेगा। लेकिन यदि 1 ग्राम दे दो तो 500 ग्राम का ही ताकत है इसको, तो 500 ग्राम को ठेल के बाहर निकाल देगा, लेकिन 500 ग्राम घुस ही जाएगा अंदर। तो इसी को कहते हैं हाफ लाइफ डोज। और इसी वजह से जब दवा 1 ग्राम लेता है कोई, तो आधा ही काम करता है बॉडी में, आधा काम नहीं करता है, रोक लिया जाता है बॉडी के द्वारा। और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है कि ट्रैफिक आजकल ज्यादा आ रहा है, आधे को चेक करके तो हम बाहर निकाल दे रहे हैं, लेकिन आधा फिर भी शरीर में घुस जा रहा है। जब ब्रेन को जब ये जानकारी होती है, तो ब्रेन क्या करता है कि 5 ट्रैफिक पुलिस था तो 10 ट्रैफिक पुलिस वहां बहाल करता है, लेकिन 10 ट्रैफिक पुलिस को बहाल करने में बॉडी को 2-4 साल का समय लग जाता है। और जब वो 10 का 10 ट्रैफिक पुलिस फिर खड़ा हो जाता है, तो 1 ग्राम को भी बाईपास कर देगा, तब जाके 1 ग्राम यानी 1 mg सुबह और 1 mg शाम करना पड़ता है। हर 2-3 साल 4 साल पर किसी भी बीमारी में जो दवा का डोज डबल हो जाता है या पावर बढ़ता है, वो इसी कारण से बढ़ता है। सो अब दवा में और जो न्यूट्रिशियन हम केमिकल बेस लेते हैं, उसमें अंतर क्या है कि हमारे बाप दादा ने कभी मेडिसिन नहीं खाया, केमिकल बेस कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाया। खास करके हम लोगों का जो एज है, उस एज में जो हमारे पिताजी से आया है जेनेटिक, हो सकता है कि हमारे बाद वाला पीढ़ी में कुछ इसका कोड चला जाए, लेकिन हम लोग का पीढ़ी जो है 50-60 साल 45 साल वाले जो भी लोग हैं, उनके पिताजी बहुत नहीं के बराबर कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट उन्होंने लिया होगा। न इतना खाद पानी चलता था, न इतना पेस्टिसाइड चलता था, न इतना मेडिसिन चलता था, न इतना सिंथेटिक कोई भी सप्लीमेंट चलता था। नेचुरल चीज इस्तेमाल करते थे, तो उनके डीएनए में जो कोड है वो नेचुरल बेस है। और जो भी आप अगर सप्लीमेंट लेते हैं जो केमिकल बेस है, नेचुरल बेस नहीं है, प्राकृतिक आहार फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अनाजों के द्वारा निकाला गया नहीं है, केमिकल बेस है, तो यहीं पर हाफ लाइफ डोज के अनुसार उसको सबको बाईपास कर देगा, वो बाहर चला जाएगा, आपके बॉडी को कोई काम नहीं होगा, सिर्फ मन में एक संतुष्टि होगी, प्लेसिबो इफेक्ट होगा कि हमने खाया है, ये सप्लीमेंट लिया है, हमको फायदा कर रहा है। ये प्लेसिबो से जो आपको इफेक्ट आएगा सो आएगा, बाकी नहीं आएगा। और अंतर क्या है, हमारा सप्लीमेंट क्यों पावरफुल है, क्यों 100% एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि ये फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अनाजों के द्वारा निकाला जाता है। और इसका जो कोड है वो हमारे जेनेटिक कोड, जो हमने दिखाया कि 600 करोड़ कोड है, जिसका जानकारी उस ट्रैफिक पुलिस को है, तो ट्रैफिक पुलिस पुराना खतियान और इसके डोज के खतियान को तुरंत मिलाता है, मैच करता है, मिल जाता है, तो इसको अलाउ कर देता है, हमारे बॉडी में चला जाता है। सो ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारा ही सप्लीमेंट क्यों, न्यूट्री चार्ज ही क्यों, और मेडिसिन क्यों डोज बढ़ता है, और मेडिसिन क्यों बॉडी में काम नहीं करता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए हमने ये आपके साथ साझा किया। हमेशा दवा यही धोखा करती है कि भीड़ बढ़ा दो, डबल दे दो, ट्रैफिक पुलिस कम है, जब तक शरीर ट्रैफिक पुलिस का और बहाली करेगा 2-4 साल में, तब तक तो धोखा दे के आधा ब्लड में चला जाएगा, और फिर जब ट्रैफिक पुलिस बहाल हो जाएगा तो दवा फिर डोज कर दुगुना करना पड़ेगा। हर मेडिकल स्टूडेंट को जब मेडिसिन पढ़ाया जाता है, तो मेडिकल साइंस में हाफ लाइफ डोज पढ़ाया जाता है।
ये मेडिकल एजुकेशन का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी काम करता है। तो कुछ चीज जो समझना है, इसके अलावा ये दो मैकेनिज्म हम लोगों ने समझा आज के क्लास में। और जो कुछ चीज मोटा मोटा समझना है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके पीछे एक कारण इसी के से रिलेटेड है, उसको समझना थोड़ा जरूरी है कि जब हम खाना खाते हैं ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या तला भुना चीज जिसमें उसका पानी लिक्विड जो है वो मर जाता है, यानी पानी, वो वैसा भोजन जिसमें पानी का मात्रा कम हो। बिस्कुट क्या है, भुजिया क्या है, उसमें पानी को लेस कर दिया गया, इसीलिए स्टोर किया जाता है उसको। तो जो जल्दी खराब नहीं होगा वो आपके बॉडी में जल्दी पचेगा नहीं। जो जितना जल्दी सड़ जाए वो उतना जल्दी हजम हो जाता है, वो उतना जल्दी पच जाता है, आपके बॉडी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है। सो एक बात यहां समझना ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम सब्जी भी खाएं तो हाफ बॉयल खाएं। हालांकि 50% सलाद की बात लगभग लगभग जो हमारा 13 का 13 हेल्थ संबंधी इशू है हमारे हेल्थ ऐप में, उसमें सलाद और फलों की बात की गई है। क्योंकि सलाद और फल ये जो दोनों चीज है, इसमें जैविक जैव रसायन मौजूद होते हैं। और वो जैव रसायन जो है वो ट्रैफिक पुलिस के आदेश को मानता है, यानी उसको कान है। और जैसे ही उस जैविक चीज को, लाइव एलिमेंट को हम ज्यादा तल भून देते हैं या उसको प्रोसेस करके लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं, तो वो जीव द्रव्य जो है, जिंदा पानी जो है, वही उस खाने का कान है। तो ट्रैफिक पुलिस यदि बॉडी में पूरा है तो ट्रैफिक पुलिस उसको कहेगा कि रुको भाई, अभी अभी तुमको नहीं जाना है, वेट करना है, अभी कैल्शियम का कमी बॉडी में नहीं है, अभी प्रोटीन का कमी बॉडी में नहीं है, जरूरत होगा तो हम तुमको अलाउ करेंगे जाने का। तो ये वही आहार सुनेगा जो आहार जीव द्रव्य से भरा होगा, यानी नेचुरल वाटर जो है उससे भरा होगा या कुछ ना कुछ मात्रा उसमें होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सलाद आप नहीं खाएं तो सब्जी को भी ज्यादा भूज के नहीं खाएं, बॉयल करके खाएं, अधपका खाएं। इसके पीछे यही है कि जीव द्रव्य है तो उस भोजन का कान है। जब ट्रैफिक पुलिस कहेगा रुको तो वो रुक जाएगा, कहेगा जाओ तो जाएगा। और यदि उस पानी को सुखा दिया जाता है, जीव द्रव्य को किसी भी तरीके से सुखा दिया जाता है, तो वो बहरा हो जाता है और अंधा हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस कितना भी चिल्लाएगा कि रुको रुको, अभी प्रोटीन उधर है, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो न वो सुनेगा, न वो उसके इशारे को देख पाएगा, बहरा है, अंधा है, ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा और तो कहीं ब्लॉकेज करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये एक कारण है कि हम हमेशा ऐसे आहार को प्राथमिकता दें जो शरीर के इशारे को समझ सके, शरीर के मैकेनिज्म को समझ सके, शरीर के इंस्ट्रक्शन को समझ सके कि रुकना है कि जाना है, रुकना है कि जाना है। सो ये एक चीज है। अगला चीज ये समझना है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक परंपरा सब दिन से रही है कि खाने को जब और गुरुकुल में कहा जाता है कि खाने के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है, बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, ना टीवी देखना है, ना मोबाइल देखना है, ना किसी से बातचीत करना है, भोजन पर ध्यान देना है। और हमारे सभ्यता और संस्कृति में आप देखेंगे पुराने जमाने में, खास करके मैं पाठक सर के यहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला, तो इनके यहाँ मैंने देखा मंदिर है सामने, जब भी खाना खाने बैठते हैं बड़ा उस भोजन को उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, थोड़ा पानी गिराते हैं, जो थोड़ा धरती पर चढ़ाते हैं, फिर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो लोग इसको क्या समझते हैं कि ये पागलपन है, या इसको लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसके साइंस को समझना है कि ये क्यों किया जाता है। जब भोजन हमारे सामने परोस के आता है और 1 मिनट रुक के हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो ये एक व्यवस्था है। हो सकता है इसका क्या असर पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विज्ञान के आधार पर शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझिए। हम मुंह से खाना खाते हैं, उससे पहले उस भोजन को हम आंख से खाते हैं, नाक से खाते हैं। जब हम आंख से भोजन को देखते हैं तो ब्रेन को हमारा इंफॉर्मेशन जाता है कि इसमें कितना तेल होगा, कितना कितना नमक होगा, कितना मसाला होगा,
कितना तला भुना है, कितना पानी है, कितना वजन है। तो जैसे ही ये आंख देखा, ब्रेन को सिग्नल गया और ब्रेन हमारे गट सिस्टम को ये इशारा कर दिया, मैसेज भेज दिया कि लगभग लगभग इतना क्वांटिटी में है और इतना इतना ये चीज इस टाइप का भोजन है कि इसको पचाने के लिए तुमको इमीडिएट ये चीज की तैयारी करनी है। तो जैसे ही भोजन दिखता है, सिस्टम अंदर में शुरू हो जाता है वैसा पाचक रस बनना उस भोजन के अनुकूल। अच्छा, उसका ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान दिमाग को है, और वो जो इंफॉर्मेशन देता है उसका जरूरत पेट को पचाने के लिए है। तो ये साइंस जो शुरू से था, ये हमने अब जाना है कि ये साइंस तो बहुत जबरदस्त साइंस था, और शायद ये हम अब जाने हैं, हमारे पूर्वज तो हजारों साल से इस बात को जानते थे। तो आंखों से देखते हैं तो भोजन को पचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब उसी भोजन को उठा के हम लाते हैं और उसका स्मेल नाक में आता है, तो स्मेल से जो इशारा जाने का है, स्मेल से जो डिफाइन होगा कि कौन कौन सा पाचक रस कितना लगेगा, वो स्मेल गया, वैसे ही ब्रेन कैलकुलेट कर लिया और विद इन सेकेंड इंफॉर्मेशन कर दिया पूरे गट सिस्टम को कि ये ऐसा सुगंध आ रहा है भाई, इसमें ये रस लगेगा, इसकी तैयारी करो। फिर जब जीभ पर भोजन जाता है तो स्वाद ट्रिगर होता है, और स्वाद जैसे ही ट्रिगर हुआ, कितना नमकीन है, कितना तीखा है, कितना खट्टा है, कितना मीठा है, इसके आधार पर फिर ब्रेन हमारा सिग्नल देता है कि इस तरह के एसिड का जरूरत है, ऐसा ऐसा तुम तैयारी करो। तो ये पूरा का सिस्टम है। जब 1 मिनट 2 मिनट हम भोजन सामने में रखते हैं और फिर उसको प्रणाम करते हैं या जैसे भी करें, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चबा चबा के खाते हैं तो अपने गट को भी पेस्ट बनाने में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल्का करने का कोशिश करते हैं। आधा पाचन हम मुंह में ही करके देते हैं, तो हमारे बॉडी पर उसका लोड कम पड़ता है। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं, भूख लगता है और पेट फुल हो जाता है, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक ग्रंथि है, इसमें 2 हार्मोन बनते हैं। एक, भूख लगता है तो उसको ग्रेलिन बोलते हैं। ग्रेलिन ग्रीन सिग्नल है। भूख लगेगा तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, भूख जैसे लगा, एनर्जी लेस गया, तो आपका गट, आपका लीवर और आपका गट आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई अब डाउन हो रहा है एनर्जी, कुछ डालो ताकि एनर्जी बने। तो यहाँ ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, और जब ग्रेलिन रिलीज होता है तो हमें भूख का एहसास होता है। इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं। और जब हम फिर खाना खाना शुरू करते हैं और जब फुल हो जाता है, तो पेट फुल होने के बाद हमारा लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है, वो स्टॉप हार्मोन बोलते हैं उसको, रेड सिग्नल बढ़ता है, और तब गट हमारा कहता है हमारे ब्रेन को कि भाई फुल हो गया है, तो वो रेड सिग्नल के द्वारा ही कहता है। तो जब हम चबा चबा के खाते हैं, जब हम पूरे ध्यान से खाते हैं, तो हमें पता चलता है, खाना खाते समय यदि ध्यान हमारा 100% भोजन पर है, तो नजर से, आंख से वजन होता रहता है, आधा हो गया है भाई, आधा बाकी है, तो पेट को और कितना पाचक रस तैयार करना है, इसकी जानकारी उसको लगातार मिल रही होती है। इसीलिए कहा जाता है और गुरुकुल में सिखाया जाता है कि भोजन करते समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान से भोजन करना है। उस समय अगर आप टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो आपका ब्रेन लग जाएगा उसके प्रोसेस में, और वो आपके गट सिस्टम को इंफॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा कि अब कितना भोजन चला गया और कितना बाकी है। और ऐसे में सही पाचक रस का तैयारी नहीं होगा तो वो अनाज पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कई तरह का प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग हो जाएगा, स्टॉप हार्मोन का जानकारी नहीं मिलेगा तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, गट सिस्टम पर पूरा लोड पड़ जाएगा। तो ये सब चीज एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये आज के क्लास का कुछ इंफॉर्मेशन था। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। आज हम लोगों ने समझा कि शरीर का मैकेनिज्म क्या है, पूरा फूड मैकेनिज्म क्या है, हमारे सिस्टम में क्यों हम कहते हैं गर्व के साथ कि आरसीएम जो कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम न्यूट्रीचार्ज की बात गर्व के साथ क्यों करते हैं, यही तो सप्लीमेंट ओरिजिनल सप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये उन चीजों से लिया गया था जो हमारे पूर्वज खाते आए हैं, और उसका कोड और इसका कोड मिल जाता है तो ये बर्बाद नहीं होता है, स्टूल से बाहर नहीं निकलता, 100% कंजप्शन हमारे शरीर में होता है। सो ये पूरा का पूरा
साइंस हम आपके साथ साझा कर पाए, जो भी हमारे भीतर जानकारी थी। बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा गहरा चीज है, समझेंगे, इस लेवल पर बातचीत करेंगे आप यदि लोगों से, तो लोगों के जान को भी बचा सकेंगे, लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकेंगे। और कई बार जो हम लोगों को लगता है कि लोग को कहते हैं, लोग सुनता कहाँ है, समझता कहाँ है, रिस्पॉन्स कहाँ लेता है, जब इतनी गहरी बातचीत करेंगे, उसको सही इंसाइट देंगे, तो लोग आपको अपना इंटेंशन देंगे, अपना फोकस देंगे, अपना समय देंगे, अपना साथ देंगे। और जब लोगों का साथ मिलेगा तभी तो टीम बड़ा होगा, और जब टीम बड़ा होगा तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो अचीवमेंट होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओवर टू पाठक सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, और बहुत शानदार। मैं ये कहता हूँ कि मैं मेडिकल का मैं छात्र रहा हूँ, और इतनी गहरी बातें तो कहीं नहीं मिली। मतलब ये जो बातें आपने बताई है, सबसे पहले तो आपने बताया कि 3 प्रकार के विटामिन हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन उसके लिए भी अनुकूल वातावरण चाहिए। अगर हमारे शरीर में प्रीबायोटिक नहीं होगा तो B12 नहीं बनेगा। और हमारे शरीर में अगर हम धूप में भी कपड़े पहन के ही जाएंगे, और धूप कुछ देर का धूप जो हमारे शरीर में लगना चाहिए, वो अगर हम कपड़े पहन के जाएंगे तो वो विटामिन डी भी नहीं बना पाएगा। और विटामिन के, ये 3 चीज जो है ये हमारा शरीर बना लेता है, अगर उसको प्रॉपर चैनल मिले तो। बाकी के सारे विटामिन और मिनरल्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूट्री चार्ज मेन और वो मेन हम क्यों लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और आरओ वाटर हमारे शरीर को एसिडिक बनाता है, एक ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण मिली। और उसके बाद में आपने जो पूरी जानकारी दी है, डीएनए, जीन्स और ये जेनेटिक्स और ये सारा चीज, ह्यूमन जेनेटिक्स, ये जो है ये आपने जो हाफ लाइफ डोज के बारे में बताया, और डीएनए में 600 करोड़ कोड हैं ये मतलब बहुत गहरी बातें हैं। मुझे लगता है आम आदमी अपने पूरे जीवन में सुन नहीं पाता। मैं 50 साल की उम्र तक अभी तक सुन नहीं पाया था। तो ये सर, मतलब ये तो एक वरदान है। और लोग जो दवा खा रहे हैं वो सिर्फ उनका प्लेसिबो इफेक्ट है, बाकी उसका जो है वो कोई फायदा जो है वो नहीं है। और प्रोसेस्ड फूड बहरा और अंधा होता है, ये बहुत जबरदस्त बात। मतलब आज के बाद तो प्रोसेस्ड फूड खाने से पहले कहेंगे अरे इस अंधे बहरे को खा के क्या फायदा होगा, ये तो केवल नुकसान ही करेगा। और बिल्कुल बहुत बहुत बारीकी से बताया। और मैं सभी साथी को बता देना चाहता हूँ कि सर का 3 वीडियो हमारे @मिथिला RCM पे आ चुका है, और ये वीडियो भी बस बहुत जल्दी आ जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बार सुनने में तो ये मतलब कुछ भी नहीं, एक बार में तो मेरे ख्याल से ट्रेलर भी नहीं हुआ। जब हम इसको बार बार सुनेंगे और इसके कुछ शब्द को बार बार अपने ब्रेन में डालेंगे, तभी ये हमारे मुंह से निकलेगा। और जब हम लोगों के बीच में इतनी गहरी बात करेंगे ना सर, तो लोग आपको ऐसे ही नहीं सुनेंगे, लोग आपको बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान से, क्योंकि ये बात तो ना कभी उनके पुरखों ने बताया और ना ही कभी किसी डॉक्टर ने बताया। ये बात तो किसी ने कभी बताई नहीं। और अगर इस बात को हम किसी डॉक्टर के बीच में भी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंटली जो शब्द का जिस प्रकार से चयन किया गया है उसी प्रकार से हमें रखना है। उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी है। और निश्चित रूप से सर बहुत आनंद आया, बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा।